हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एससी एजुकेटर्स। और जैसे कि हम लोग चल रहे हैं हमारे प्लान के हिसाब से, तो आज हम लेके आ गए आईडी का चैप्टर नंबर 6, दैट इज रूरल डेवलपमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रूरल डेवलपमेंट? रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जितने भी रूरल एरियाज है उस एरियाज के अंदर हमें डेवलपमेंट लाना है। किस सेक्टर में डेवलपमेंट लाना है? सारे सेक्टर्स में डेवलपमेंट लाना है, क्योंकि मैं यहाँ पे ओवरऑल पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब मुझे एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, इन शॉर्ट ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हमें रूरल एरियाज को डेवलप करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमारा पहला टॉपिक है नीड फॉर रूरल डेवलपमेंट। इसको याद रखने की हमने जो बनाई है दैट इज फिल्प, PHILP। पी से हो जाता है आपका पॉवर्टी एलिवेशन, कि अगर रूरल एरियाज डेवलप होंगे तो हमारी कंट्री में जो पॉवर्टी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, एंड दिस विल लीड टू अपलिफ्टमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो पॉवर्टी एलिवेशन, अराउंड 30% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन। रूरल डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर एलिवेटिंग पॉवर्टी and improving living conditions of for the most vulnerable। H से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हमने HCF में पढ़ा था कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। तो अगर हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करेंगे बाय इन्वेस्टिंग इन देयर एजुकेशन, लिटरेसी स्पेशली फॉर वुमेन, एंड स्किल डेवलपमेंट इज क्रूशियल फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन रूरल एरियाज। तीसरा पॉइंट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटीज़ हो गई, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो गई, यहाँ तक कि क्रेडिट फैसिलिटीज़ हो गई, मार्केटिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ये सारी चीज़ों को अगर मैं डेवलप करूँगा तो ऑटोमेटिकली रूरल एरिया डेवलप हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होगी वो एरिया कभी भी डेवलप नहीं हो सकता है। फोर्थ पॉइंट हमारा आ जाता है लैंड रिफॉर्म्स, जो हमने पढ़ा था। रिमूविंग ऑफ इंटरमीडियरीज, हमने जमींदार्स को हटा दिया था, लैंड सीलिंग लेके आ गए थे। सो दिस एम टू एलिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन इन लैंड रिलेशंस, एंश्योर लैंड टू द टिलर, improve the socio-economic conditions of rural poor and increase agricultural productivity। फिफ्थ पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, कि ओवरऑल जितने भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है ये सारे के सारे रिसोर्सेज को हमें डेवलप करना है। इन ईच लोकेलिटी इट इज क्रूशियल टू एनहेंस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बियॉन्ड फार्मिंग बाय डाइवर्सिफाइंग रूरल इकोनॉमीज। मतलब कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, वी नीड टू डाइवर्सिफाई, कि हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जिसमें ये लोग काम करके पैसा कमा सकते हैं। वो क्या हो गए वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये हो जाता है आपका नीड फॉर रूरल डेवलपमेंट। पहला पॉइंट है पॉवर्टी एलिवेशन, दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, चौथा है लैंड रिफॉर्म्स, और पांचवा है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। फिर हम आ जाते हैं रूरल क्रेडिट पे। अब रूरल क्रेडिट होता क्या है? सबसे पहले तो इट प्लेज अ वाइटल रोल इन बूस्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड इनकम्स। अगर मुझे किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, जैसे कि फार्मर्स है, दे आर ऑलरेडी पुअर, उनके पास पैसे नहीं है, अगर उनको प्रोडक्शन करना है तो उनके सीड्स खरीदने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ेगी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए सबसे मेन चीज़ जो चाहिए होती है दैट इज़ मनी, फाइनेंस, और वो उनके पास नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं? दे विल टेक क्रेडिट। अब अगर क्रेडिट मैं ले रहा हूँ तो उसके दो सोर्सेज होते हैं। सबसे पहले सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। अब जो रूरल क्रेडिट के सोर्सेज है वो दो टाइप के, एक होता है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज मतलब कि जितने भी अपने बैंकिंग फैसिलिटीज़ है, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो गवर्नमेंट के अंदर लिंक्ड होते हैं, इन लोगों से अगर मैं क्रेडिट लेता हूँ तो ये हो जाता है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। लेकिन जो मैं मार्केट से पैसा उठाता हूँ, जो हम बोलते हैं ना मार्केट से पैसा उठाए, किसी और से लिया हुआ है, दिस आर नोन एज नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। अब जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं उसके अंदर टोटल 4 चीज़ें आती है। पहले है मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स, एंड रिच लैंडलॉर्ड्स। अब मनी लेंडर्स क्या होते हैं? मनी लेंडर्स मतलब कि जो लोग पैसा उधार पे देंगे जिसके बदले में आपसे बहुत ही ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लेकिन they have historically played a significant role in providing credit but often exploit farmers with high interest rate and manipulative practices।
कि ये लोग आपसे हाई इंटरेस्ट रेट तो चार्ज कर ही रहे, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो अकाउंट है वो भी मैनिपुलेट किया जाता है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। फिर आ जाते हैं रिलेटिव्स। अगर आपको कहीं और से पैसा नहीं लेना तो आप घर के अंदर ही किसी से पैसा ले लेते हो। दिस इज नोन एज नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, कि आपने घर वालों में से किसी के पास से पैसा लिया है। यहाँ पे जनरली कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है, सो इसीलिए इनफॉर्मल लोन्स फ्रॉम रिलेटिव्स आर ऑफन इंटरेस्ट फ्री एंड रिटर्न आफ्टर हार्वेस्ट, प्रोवाइडिंग सपोर्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। फिर आ जाते हैं ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। अब ये कौन होते हैं? ये पैसा देंगे आप लोगों को, लेकिन उसके बदले में आप ही की जो खेती है वो मॉर्गेज रख लेंगे। आपने जो ग्रो किया है वो आपको फिर इन्हीं को बेचना पड़ेगा, वो भी मार्केट से कम प्राइसेस पे। दिस आर नोन एज ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। और इसके साथ साथ आपने जो पैसा लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट तो भरना है, वो अलग, लेकिन आपने जो प्रोडक्शन किया वो प्रोडक्शन भी आप सिर्फ इन्हीं को बेचोगे और किसी को नहीं बेच पाओगे। दिस आर नोन एज ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। फिर हम बात करें तो आ जाते हैं रिच लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड्स ऑफन लैंड टू स्मॉल फार्मर्स एंड टेनेंट्स एट हाई इंटरेस्ट रेट्स, परपिटुएशन अ साइकिल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो हम बात करें कि मनी लैंडर्स और रिच लैंडलॉर्ड्स वन ऑफ द सेम थिंग हो जाती है। फिर आ जाते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पे। अब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो है वो 1969 में फाउंड हुए थे। कब फाउंड हुए थे? 1969 में। सो द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अप्रोच emerged in India after 1969, aiming to provide affordable credit to farmers and reduce exploitation. The National Bank for Agricultural and Rural Development, NABARD, was established in 1982 to coordinate rural financing activities। कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को मैनेज करने के लिए वो लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सब देखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया था, दैट इज NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बैंक ना सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पे, पर अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर अदर सेक्टर्स पे भी फोकस करेगा कि वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1982। हमारे पास टोटल 7 टाइप के इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है। सबसे पहला है कोऑपरेटिव क्रेडिट। इट एम्स टू फ्री फार्मर्स फ्रॉम मनी लेंडर्स एंड प्रोवाइड क्रेडिट एट लो इंटरेस्ट रेट। दूसरा है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। दिस बैंक्स प्रोवाइड क्रेडिट अगेंस्ट लैंड एज अ मॉर्गेज फॉर परमानेंट इंप्रूवमेंट्स, परचेजिंग इम्प्लीमेंट्स एंड डेट रीपेमेंट्स। कि ये बैंक आपको 3 पर्पस के लिए एक तो लोन प्रोवाइड करेगी, या तो आपको अपनी ज़मीन को इम्प्रूव करना है, या तो फिर आपको कुछ इम्प्लीमेंट्स खरीदना है, फर्टिलाइजर्स खरीदना है, ऐसा वगैरह वगैरह, या तो फिर आपका जो पुराना लोन है आप उसको रीपे करने के लिए एक और लोन ले रहे हो। तो ये इन 3 पर्पस के लिए इस टाइप के बैंक्स आपको लोन देगी, लेकिन उसके सामने आपको आपकी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ेगी। दिस आर नोन एज लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। तीसरे हमारे कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स मतलब कि जो नॉर्मल जनरल बैंक्स है, SBI हो गया, ICICI हो गया, HDFC हो गया, दिस ऑल आर नोन एज कमर्शियल बैंक्स। एंड particularly after nationalization in 1969 they have expanded their branches in rural areas। फोर्थ है हमारा रीजनल रूरल बैंक। अब ये क्या करते हैं? दे प्रोवाइड क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटीज टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, आर्टिशंस एंड एंटरप्रेन्योर्स इन रूरल एरियाज। की ये सिर्फ फार्मर्स को नहीं, लेकिन उनके साथ साथ जो एग्रीकल्चरल के लेबर्स होते हैं या फिर जो आर्टिस्ट होते हैं, मतलब कि जो अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड होते हैं, उन सभी को भी लोन प्रोवाइड करता है। फिर है गवर्नमेंट क्रेडिट। कि अगर आप लोगों को पता हो कि सिर्फ और सिर्फ बैंक नहीं, लेकिन बैंक के अलावा भी आप डायरेक्टली गवर्नमेंट से भी लोन ले सकते हैं। सो गवर्नमेंट लोन्स आर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग एमरजेंसीज और डिस्ट्रेस एट लो इंटरेस्ट रेट, सपोर्टिंग फार्मर्स ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स। फिर है हमारा 6th पॉइंट, दैट इज SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसके बारे में सबको पता ही है सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। एक समझ लो 5-6 जन का ग्रुप है, वो लोग साथ में आके मिलेंगे, उन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया कि हम हर महीने का इतना रुपए निकालेंगे, लेकिन एक मेंबर इतने रुपए निकालेगा और उसको हम लोग सेव करते जाएंगे। अब वो जो पैसा है, वो पैसों की अगर किसी को ज़रूरत हुई हमारे ग्रुप में से, तो वो पैसा वो ले जाएगा और उसके ऊपर मिनिमम इंटरेस्ट रेट लगेगा और वो जितने चाहे उतने इंस्टॉलमेंट में रीपे कर सकता है। सो SHG आर अ मेजर माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम
फोकसिंग ऑन रूरल पुअर विदाउट एक्सेस टू फॉर्मल बैंकिंग, इनके पास कुछ फॉर्मल बैंकिंग का हेल्प नहीं होता था पहले. दे टारगेटेड स्मॉल फार्मर्स, लेबरर्स, आर्टिशंस, प्रमोटिंग सेविंग एंड प्रोवाइडिंग क्रेडिट एट अ रीजनेबल रेट. इसके अंदर हम लोगों ने वुमेन्स को भी एम्पावर किया था. बाय मई 2019 तक तकरीबन 6 करोड़ महिलाएं वर पार्ट ऑफ SHGs. फंड्स आर प्रोवाइडेड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन. फिर हम आ जाते हैं नबार्ड पे. इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट. नबार्ड कोऑर्डिनेट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू एक्सपांड रूरल क्रेडिट. साथ ही साथ इनका दूसरा काम है टू प्रमोट हेल्थ और स्ट्रेंथ ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि कोऑपरेटिव्स हो गया, कमर्शियल बैंक्स हो गया, रीजनल रूरल बैंक्स हो गया. और तीसरा रोल था इसका टू प्रोवाइड फाइनेंस टू क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस. अब जो इंस्टीट्यूशंस क्रेडिट देते हैं उनको कौन क्रेडिट देगा? तो उनको अगर पैसा चाहिए होगा सो इट विल बी प्रोवाइडेड बाय नबार्ड. एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द नॉन फार्म सेक्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट की. ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं लेकिन नॉन फार्म सेक्टर को भी लोन प्रोवाइड करेगा. अब क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग. क्रिटिकल अप्रेजल में जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स लिखते हैं. तो रूरल बैंकिंग के क्रिटिकल अप्रेजल में हमारे पास टोटल 2 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं. सबसे पहला तो लोन जो था वो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे मिलना शुरू हो गया था. सो लोअर इंटरेस्ट रेट. अब लोन अगर जब आपको कम इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है तो फार्मर्स लोग ने लोन ज़्यादा ले लिया. प्रोडक्शन अच्छा हो गया जिसकी वजह से मार्केटेबल सरप्लस अटेन हो गया था. और मार्केटेबल सरप्लस अटेन हो गया था जिसकी वजह से हम लोग बफर स्टॉक मेंटेन कर पाए थे. तो हमारा सेकेंड पॉइंट हो जाता है फूड सिक्योरिटी. द अवेलेबिलिटी ऑफ रूरल क्रेडिट हैज फैसिलिटेटेड द परचेज ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज लीडिंग टू इंक्रीज्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन and this has resulted in food security and abundant buffer stock of grains eliminating famines. अब आ जाते हैं हम लोग नेगेटिव पॉइंट्स पे यानी कि चैलेंजेस पे कि रूरल बैंकिंग ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे. सबसे पहले तो जितना हमें चाहिए होता था क्रेडिट उतना क्रेडिट मिलता नहीं था. देयर वर सीरियस इनएफिशिएंसीज इन रूरल क्रेडिट. द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट अवेलेबल इन द कंट्री इज इनएडिक्वेट कंपेयर टू द ग्रोइंग डिमांड. मतलब कि हमारे पास जितना सप्लाई था, जितना क्रेडिट हम दे पा रहे थे उसके सामने जो उसकी डिमांड थी वो दिन बर दिन बढ़ती जा रही थी. हिंडरिंग द ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमिक्स. दूसरा है इनएडिक्वेट कवरेज कि हम लोग अभी भी सारे एरियाज में या फिर हर जगह पे कवर नहीं कर पा रहे थे. द अरेंजमेंट्स हैव फेल्ड टू रीच ऑल रूरल फार्मर्स लिविंग मैनी विदाउट एक्सेस टू एसेंशियल फाइनेंशियल सर्विसेज. कि ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही फार्मर्स तक पहुंचा था, अभी तक सारे फार्मर्स तक नहीं पहुंच पाए थे. इनएडिक्वेट लोन अमाउंट्स. अगर किसी फार्मर को फॉर एग्जांपल लाख रुपए का लोन चाहिए होता है तो उनको मिलता सिर्फ 50-60 हज़ार का ही था. तो उतने का वो क्या करेंगे? उनको चाहिए लाख रुपए का था, मिला 50-60 हज़ार. अब वो 50-60 हज़ार भी ठीक से यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो पर्पस था वो तो फेल हो गया. जिसकी वजह से ये जो पैसा है वो लोग कहीं और यूज़ कर लेते थे. जैसे कि घर का कोई फंक्शन हो गया, शादी हो गई, कुछ फेस्टिवल्स आ गए, तो ये सारी चीज़ों में फिर ये बाकी का पैसा यूज़ हो जाता था. So the amount of loan sanctioned to farmers is often insufficient, leading to diversion of funds for unproductive purposes and undermining the intended benefits. चौथा पॉइंट है हमारा नेग्लेक्ट ऑफ मार्जिनल फार्मर्स. कि हम लोगों ने यहाँ पे भी अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपको उधार चाहिए तो उसके लिए सामने कुछ ना कुछ चीज़ आपको मॉर्गेज रखनी पड़ेगी. अब मॉर्गेज रखने के लिए जो चीज़ें होती थी वो ऑलरेडी किसके पास अवेलेबल थी? वो सिर्फ और सिर्फ रिच फार्मर्स के पास ही अवेलेबल होती थी. पुअर और मार्जिनल फार्मर्स के पास तो था ही नहीं कुछ. तो इसीलिए यहाँ पे भी सारा का सारा जो अटेंशन था वो किसको मिलता था? सिर्फ रिच फार्मर्स को मिलता था. एंड देयर वाज नो अटेंशन गिवन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. ये हो जाता है हमारा रूरल क्रेडिट. और लास्ट पॉइंट है ग्रोइंग ओवरड्यूज. मैं एक लोन रीपे करने के लिए दूसरा लोन ले रहा हूँ. सो द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ओवरड्यूज लोन्स इन रूरल बैंकिंग इज सिग्निफिकेंट कंसर्न. द प्राइमरी रीजन फॉर दिस ट्रेंड इज पुअर रीपेइंग कैपेसिटी ऑफ द farmers, often due to factors beyond their control such as unpredictable weather patterns,
fluctuating market prices. These had led to cautious approach by rural credit agencies, further limiting access to credit for farmers. अब क्या हो रहा था, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जो आपके हाथ में नहीं होती है, जैसे कि वेदर बिगड़ गया, मार्केट में कुछ प्राइसेस में ऊपर नीचे हो गया, XYZ ऐसे कोई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से फार्मर्स की भी गलती नहीं होती थी जिसमें, लेकिन वो लोग लोन रिपे नहीं कर पाते थे. एट द एंड अपने हाथ खड़े कर लेंगे कि भाई हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, जो करना है कर लो. और उसकी वजह से जो ओवरड्यूज थे वो बढ़ते जा रहे थे. किसके ऊपर? बैंक्स के ऊपर. तो जितने भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस थे वो लोग चिंता में आ गए कि भैया ये लोन तो लेके चले जाते हैं लेकिन फिर वापस देते नहीं है. इसीलिए उन लोगों ने भी फिर फार्मर्स को क्रेडिट देना कम कर दिया या फिर बंद कर दिया, लिमिट लगा दी. While some argue that farmers deliberately default on loans, this is a generalization that overlooks the complex realities faced by rural communities. The high default rate pose a threat to the smooth functioning of the banking system and require careful attention and effective solutions. तो ये हो जाता है हमारा critical appraisal of rural banking. फिर हम आ जाते हैं कि इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाए. तो सबसे पहले तो हम लोगों को बैंक्स और फार्मर्स के बीच में एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करवाना पड़ेगा. बैंक नीड्स टू शिफ्ट देयर अप्रोच फ्रॉम सिंपली बीइंग लेंडर्स टू बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद बोरोवर्स, फॉस्टरिंग ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग. कि भैया बैंकर्स को सिर्फ और सिर्फ एज ए लेंडर की तरह नहीं, पर उनके फ्रेंड की तरह या फिर उनको समझना पड़ेगा, उनके ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि उनकी भी क्या प्रॉब्लम्स होती है. तो यहाँ पे हमें हमारा रिलेशनशिप का जो अप्रोच है वो चेंज करना पड़ेगा. सेकंड है फाइनेंशियल लिटरेसी, कि हमें उन्हें समझाना पड़ेगा कि आप लोगों को सेविंग की हैबिट डालनी चाहिए ताकि जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आए तब वो सेविंग आप यूज़ कर सको. ये हो जाता है इम्प्रूविंग रूरल बैंकिंग, कि हम लोग फार्मर्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं इन क्रेडिट फैसिलिटीज़. ये फ्लो चार्ट है आपका. रूरल क्रेडिट, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के 4, मनी लेंडर, रिलेटिव, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स, रेज, लैंडलॉर्ड्स. इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के 7 है. कोऑपरेटिव क्रेडिट, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल क्रेडिट, RRBs, रीजनल रूरल बैंक, गवर्नमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम्स, और नबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट. फिर आ जाते हैं हम क्रिटिकल अप्रेजल पे. तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स, ये नेगेटिव पॉइंट्स: लो इंटरेस्ट रेट, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, इनसफिशिएंसी, इनएडिक्वेट कवरेज, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सेंक्शंस, लेस अटेंशन एंड ग्रोइंग ओवरड्यूज. यहाँ पे ख़त्म हो जाता है हमारा रूरल क्रेडिट. अब इसके अलावा फार्मर्स क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते थे, दैट इज़ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. मतलब कि अगर आप लोगों को आपका कोई भी प्रोडक्ट है वो बेचना है तो कैसे पता चलेगा मुझे कि इस टाइप का प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है? बाय मार्केटिंग. और इन लोगों का मार्केटिंग इतना ख़राब था कि किसी को पता ही नहीं होता था कि यहाँ पे भी इतने सस्ते सस्ते दाम में ये चीज़ें मिल जाएगी. सो हमारा अगला टॉपिक है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. सबसे पहले द रूरल कम्युनिटीज faced significant challenges in accessing financial resources and effectively marketing their agricultural produce. This presentation explores the critical role of agricultural market in driving rapid rural development. अब जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है उसका डेफिनेशन क्या है? सो इट encompasses a range of activities including assembling, storing, processing, transporting, packaging, grading and distributing agricultural commodities across the country. Again, इसका meaning क्या है? It is a process या फिर it encompasses a range of activities including assembling, storage, packaging, processing, transporting, grading and distributing agricultural commodities across the country. इसका एम क्या था? एम्पावरिंग फार्मर्स. कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम enables farmers to aim to dispose their surplus produce at fair and reasonable prices, ensuring their economic well-being. इसके अंदर हमारे जो फार्मर्स थे उन्होंने 3 मेन प्रॉब्लम्स को फेस किया था. प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स या फिर चैलेंजेस फेस्ड बाय
फार्मर्स। सबसे पहला प्रॉब्लम था कि जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स होते थे वो लोग बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेशन करते थे कि भाई जो वेइंग मशीन है उसकी स्प्रिंग टाइट कर दी या फिर XYZ किसी भी तरीके से वेट में मैनिपुलेशन ला दिया, मैंने अकाउंट्स में मैनिपुलेशन ला दिया, प्राइस में उनको कम दूंगा जितना चल रहा होगा उससे। सो दिस इज हाउ द फार्मर्स वर गेटिंग एक्सप्लॉयड। फार्मर्स हैव फेस्ड अनफेयर प्रैक्टिस लाइक inaccurate weighing, manipulation of accounts by traders leading to financial losses। दूसरा था कि अब ये चीज़ें हो क्यों रही थी। अगर मेरे से कोई आके बोलेगा कि ये वाला प्रोडक्ट इतने कम प्राइस में दे दो, और अगर मुझे पता होगा कि मार्केट में इस चीज़ का क्या प्राइस चल रहा है, तो मैं उसको वो प्रोडक्ट उतने कम प्राइस में नहीं बेचूंगा। लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि मार्केट में किस प्राइस पे मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है, इसीलिए मैं उसको सस्ते में निकाल देता था। लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। और लास्ट है हमारा इनएडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटीज़, कि ये लोग, एक रीज़न ये भी होता था कि कम प्राइसेस पे पूरा का पूरा सामान निकाल देने का, कि भाई अगर कोई ख़रीदेगा नहीं, अनसोल्ड रह गया, तो मैं इसको रखूँगा कहाँ पे, क्योंकि मेरे पास स्टोर करने के लिए तो कोई जगह नहीं है। तो ये ऐसे सोचेंगे कि पूरा का पूरा सामान बिगड़ जाए, उससे अच्छा है कि थोड़ा कम प्रॉफिट में या फिर थोड़े से लॉस में निकाल दिया जाए। तो ये हो जाता है 3 मेन प्रॉब्लम्स दैट वर फेस्ड बाय फार्मर्स, दैट इज मैनिपुलेशन बाय ट्रेडर्स, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन एंड इनएडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटीज़। फिर हम आ जाते हैं कि इसके अंदर गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की क्या ज़रूरत थी। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। हाउ द चैलेंजेस फेस्ड बाय फार्मर्स हाईलाइटेड द नीड फॉर गवर्नमेंट intervention to regulate the activities of private traders and create a more equitable and transparent agricultural marketing system। गवर्नमेंट ने क्या किया, रेगुलेटेड मार्केट्स बना दिए। रेगुलेटेड मार्केट्स क्या होते हैं? वन ऑफ द की मेजर इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट was regulation of agricultural markets. This aim to establish orderly and transparent marketing conditions, protecting farmers from unfair practices by sellers and brokers। यहाँ पे इन लोगों को बोल दिया गया कि आपको बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, फार्मर्स डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे और अपना जो भी प्रोडक्ट है वो बेचेंगे। ये हो जाते हैं हमारे रेगुलेटेड मार्केट्स। इसके बाद हम आते हैं इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डेवलप करने की ज़रूरत है। दैट इज़ रोड्स हो गए, रेलवेज़ हो गए, वेयर हाउसेज हो गए, गोडाउंस हो गए, कोल्ड स्टोरेज हो गया, फूड के प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें भी हमें डेवलप करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर हम बात जाते हैं पॉलिसीज़, इंस्ट्रूमेंट्स that shaping the agricultural market. The government employs a range of policy instruments to ensure a stable, supportive agricultural market. This instrument play a vital role in protecting farmers' interest and promoting sustainable agricultural development. इसके अंदर सबसे पहला है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट ने एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम प्राइस लगा दी और फार्मर्स को बोला कि इस प्राइस से कम में आप किसी को भी नहीं बेचोगे। इससे क्या होगा कि उन लोगों को एक एश्योरेंस मिल गया, उनको एक गारंटी मिल गई कि इस रेट से अगर मैं किसी को नहीं बेचता हूँ, इस रेट से कम प्राइस में मैं अगर किसी को नहीं बेचता हूँ और मेरा प्रोडक्ट अगर अनसोल्ड रह जाता है, तो उसी प्राइस पे वो सारा का सारा सामान गवर्नमेंट खरीद लेगी। तो यहाँ पे फार्मर्स को एक गारंटी मिल जाती है कि मुझे इस प्राइस से कम किसी को भी बेचने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को यहाँ पे किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। सो टू सेफगार्ड फार्मर्स, द गवर्नमेंट सेट्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सच एज व्हीट, राइस, मेज, कॉटन, शुगर केन, पल्स एक्सेट्रा। दिस ensures that farmers receive a fair price for their produce even in the face of market fluctuation। अब गवर्नमेंट इस चीज़ को खरीद के क्या करेगी? गवर्नमेंट विल मेंटेन बफर स्टॉक। सो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग बफर स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस। अब बफर स्टॉक हम क्यों मेंटेन करते हैं? ताकि हमें एमरजेंसीज के टाइम पे, नेचुरल कैलेमिटीज़ के टाइम पे हेल्प हो सके। देन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, गवर्नमेंट ने यहाँ तक कि राशन शॉप्स के क्या बोलते हैं, जो राशन शॉप्स का नेटवर्क था वो भी बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप कर दिया था। फॉर फेयर प्राइसिंग प्रोवाइडेड एसेंशियल कमोडिटीज़ लाइक व्हीट, राइस,
केरोसिन, सब्सिडाइज्ड प्राइजेस टू वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी की भाई जो फर्टिलाइजर्स, जो केरोसिन या फिर एक्सवाइजेड जो भी चीज़ें चाहिए आपको, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सब्सिडाइज्ड प्राइस पे आप लोगों को मिल जाएगी। फिर हम आ जाते हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग पे। अब कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या होता है? सब लोग मिल बांट के खाएंगे, मिल जुल के करेंगे। क्या करेंगे? फार्मिंग। एम्स टू अचीव फेयर प्राइजेस। सबसे पहला एम इसका क्या था? टू अचीव फेयर प्राइजेस। फार्मर्स फ्रॉम मार्केटिंग सोसाइटीज फॉर कलेक्टिव सेल्स, लेवरेजिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग फॉर बेटर प्राइसेस। जब आप बल्क में बेचने जाओगे तो आपको प्राइस भी अच्छा खासा मिलेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है मिल्क कोऑपरेटिव्स इन गुजरात, जैसे कि अमूल हो गया। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका कोऑपरेटिव मार्केटिंग। फिर हम आ जाते हैं एमर्जिंग ऑल्टरनेटिव चैनल्स फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। इसमें सबसे पहला है फार्मर्स मार्केट। फार्मर्स मार्केट मतलब कि जो सब्जी मंडीज होती है जिसके अंदर फार्मर्स डायरेक्टली आके अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सबसे पहले अपनी मंडी, दैट वाज इन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। दूसरी है हदसपर मंडी इन पुणे, रायथू बाजार इन आंध्र प्रदेश एंड उजावर सैंडिस इन तमिलनाडु। तो ये 4 का नाम आपको याद करना है। अपनी मंडी इन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। दूसरा है आपका रायथू बाजार इन आंध्र प्रदेश, हदसपर मंडी इन पुणे एंड उजावर सैंडिस इन तमिलनाडु। फिर है अलायंस विथ नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। अब ये होता क्या है? यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जितनी भी एमएनसीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जैसे कि मैकडोनल्ड्स है। अब मैकडोनल्ड्स की एक पॉलिसी है कि वो हर एक आउटलेट पे उसके बर्गर का टेस्ट सेम रहेगा। अब अगर मुझे किसी भी प्रोडक्ट का टेस्ट सेम रखना है तो उसके अंदर के जो रॉ मटेरियल है उसकी क्वालिटी भी सेम होनी चाहिए। तो उसकी क्वालिटी सेम करने के लिए मुझे एक ही कंडीशन में एक ही जगह से वो सारी चीज़ें ग्रो करवानी पड़ेगी। और यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि फार्मर्स के साथ टाई अप कर लेंगे कि मुझे जो क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए वो आप मुझे बना के दो, ग्रो करके दो, उसका जो भी खर्चा होगा वो भी मेरा, सीड्स का खर्चा मेरा, फर्टिलाइजर्स का खर्चा मेरा, सब कुछ मेरा, और प्लस मैं उसके सामने आपको अच्छा खासा प्राइस भी दूंगा आपसे वो चीज़ खरीदने के लिए। बस आप उसमें से कोई भी चीज़ सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। सो फास्ट फूड चेन्स कॉन्ट्रैक्ट विद फार्मर्स टू कल्टिवेट स्पेसिफिक क्रॉप्स, वेजिटेबल्स या fruits of desired quality. They receive seeds and inputs plus guaranteed procurement at pre-decided prices. These arrangements reduce price risk and expand the market for farm products. ये हो जाता है आपका अलायंस विथ नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। फिर हम आ जाते हैं कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। सबसे पहले नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन कि भैया डाइवर्सिफाई क्यों करना है? तो डाइवर्सिफाई इसीलिए करना है क्योंकि एग्रीकल्चर जो है सबसे पहले तो बहुत ही रिस्की बिजनेस है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो इट इज़ अ वेरी रिस्की बिजनेस। तो हम सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। दूसरा, एग्रीकल्चर के अंदर जितने भी लोग एम्प्लॉयड होते हैं उसमें से मेजरली आर सीजनल एम्प्लॉयड लेबर्स, कि वो एक सीज़न तक, जब सीज़न आएगा हमने ग्रो किया, फिर जब उसका हार्वेस्ट करने का टाइम आएगा हमने हार्वेस्ट कर लिया, लेकिन उसके बीच का जो पीरियड होता है वो टाइम पे दे आर अनएम्प्लॉयड, उनके पास कुछ काम नहीं होता है। तो उसके लिए उन लोगों को कुछ और एक्टिविटीज़ में जाने की ज़रूरत है। अब ये करने की ज़रूरत क्यों है? इससे क्या होगा? इससे 3 फ़ायदे होंगे। सबसे पहले तो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट आएगा कि आप जो बैठे बैठे कर रहे हो उससे आपको पैसा तो नहीं मिल रहा है, पर यहाँ पे अगर आप काम करने जाओगे तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ कमा के लाओगे तो हमारे फैमिली में इनकम बढ़ जाएगी, हायर लेवल्स ऑफ इनकम, और इनकम बढ़ेगी तो आप लोगों की गरीबी भी कम हो जाएगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। फिर है एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन कि मैं कौन कौन सी जगह पे डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ। तो अगर एग्रीकल्चर में ही करना है तो मैं मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न अडॉप्ट कर सकता हूँ कि एक साथ में एक के जगह 2-3 मल्टी क्रॉप्स को ग्रो करूँगा। तो सिंगल क्रॉप पैटर्न से मैं मल्टी क्रॉप पैटर्न पे आ जाऊँगा। इससे क्या होगा कि मेरा प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, रिस्क भी कम हो जाएगा। दूसरा कि मैं मेरा जो वर्कफोर्स है उसको शिफ्ट कर दूँ। किस में शिफ्ट कर दूँ? जैसे कि लाइफ स्टॉक है, पोल्ट्री है, फिशरीज़ है, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स है, जिसके अंदर अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ होती है।
इसका अगर हम एग्जांपल ले ले तो हमारे एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, ये सारी चीज़ों पे भी ये लोग जा सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मल्टी क्रॉपिंग हो गया, मैं कैश क्रॉप्स के ऊपर शिफ्ट हो जाऊँ, फूड ग्रेन्स के जगह पे मैं कैश क्रॉप पे शिफ्ट हो जाता हूँ। कमर्शियल फार्मिंग हो गया, इट प्रमोट्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड मेक मार्केट पार्टिसिपेशन। ये रहे अदर एक्टिविटीज़, दैट इज़ एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हो गए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, लेदर इंडस्ट्रीज़ हो गई और टूरिज़्म हो गया। सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ की मैं एग्रीकल्चरल सेक्टर के अलावा नॉन फार्म सेक्टर जो हम कहते हैं उसमें कहाँ कहाँ पे ये लोग जा सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो की ही नहीं है, तो इसके अलावा इनको और कुछ आता नहीं है। तो और ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे ये लोग अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम कर सकते हैं? सो दैट आर एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, लेदर इंडस्ट्रीज एंड टूरिज्म। फिर आ जाते हैं हम लोग एनिमल हस्बेंड्री। दिस आर द सेम अदर एक्टिविटीज़ जहाँ पे फार्मर्स अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर काम कर सकते हैं। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? इट इज़ अ क्रूशल ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, फोकसिंग ऑन ब्रीडिंग, rearing, caring of farm animals. It provides increased stability in income, food security, transport, fuel and nutrition of families without disrupting other food producing activities. उसके बाद हम आ जाते हैं इंडियाज़ लाइवस्टॉक पॉपुलेशन। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट लाइवस्टॉक है, हाँ, इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट लाइवस्टॉक है ग्लोबली, विथ पोल्ट्री अकाउंटिंग फॉर द लार्जेस्ट शेयर, दैट इज 61% ऑफ टोटल लाइवस्टॉक. द सेक्टर प्रोवाइड्स ऑल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शंस for over 70 million small and marginal farmers, including landless laborers and employees, significant number of women. फिर हम आए डेयरिंग पे। डेयरिंग का मतलब क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग, रेजिंग, यूटिलाइजिंग डेयरी एनिमल्स फॉर मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट प्रोडक्शन. India has witnessed impressive growth in its dairy sector with milk production increasing 8-fold between 1951 to 2016. 1951 से 2016 तक में इसके अंदर का जो प्रोडक्शन था, मिल्क प्रोडक्शन था, दैट इंक्रीज्ड बाय 8-fold, मतलब 8 गुने से बढ़ गया था वो. सबसे पहले ऑपरेशन फ्लड, वाइट रिवॉल्यूशन आया था, दैट वाज लॉन्च्ड इन 1970 और उसका एम था टू क्रिएट अ नेशन वाइड मिल्क ग्रिड, मेकिंग इंडिया द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क producer. Cooperative success. Operation Flood system involves farmers pooling their milk production, which is processed and marketed to urban centers through cooperative, ensuring fair prices and income to the farmers. Gujarat's model. Gujarat state serves as a success story in the efficient implementation of milk cooperatives, a model followed by many other states. फिर हम आते हैं फिशरीज़ पे. सो एक्सप्लोर द वाइटल रोल ऑफ फिशरीज इन इंडियाज इकोनॉमी एंड सोसाइटी. मछली पकड़ेंगे, फिशर्स इन्वॉल्व कैचिंग फिश एंड एक्वेटिक एनिमल्स, फिर उसको प्रोसेस करेंगे, इंक्लूड्स प्रोसेसिंग ऑफ फिश फॉर कंजम्पशन, और यहाँ तक कि ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट भी की जाती है बिकॉज इनकी बाहर की कंट्रीज़ में डिमांड बहुत ज़्यादा है. And by selling the fish in local and international market, inland source contributes 65% of total fish production. जितना भी फिश प्रोडक्शन होता है उसमें से 65% कहाँ से कंट्रीब्यूशन आ रहा है? आइलैंड से. द मरीन सेक्टर अकाउंट्स फॉर रिमेनिंग 35 सेक्टर. फिर हम बात करें हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर क्या होता है? Horticulture encompasses the cultivation of fruits, vegetables, tuber crops, flowers, medicines, aromatic plants, spices, plantation crops. It plays a vital role in providing food and nutrition, addressing employment concerns
and contributing nearly 1/3 of the value of agricultural output in India. इसके अंदर एक MCQ भी आ सकता है, that is गोल्डन रिवॉल्यूशन. गोल्डन रिवॉल्यूशन कब आया था? गोल्डन रिवॉल्यूशन कब आया था? सो इट केम इन 1991 और वो 2003 तक चला था. तो ये MCQs में आ सकता है, आप लोगों को नोट करना हो तो कर लेना. इंडिया स्ट्रेंथ. India's diverse climate and social conditions make it ideal for horticulture, which has emerged as a world leader in producing mangoes, bananas, coconuts, cashew nuts, and various spices. Economic benefits. The horticulture sector has improved the economic condition of many farmers and provided livelihood opportunities for underprivileged classes. Women employment की बात करें हम लोग, so flower harvesting, nursery maintenance, hybrid seed production, tissue culture, propagation of fruits and flowers, food processing offer highly remunerative employment options for women in rural areas. फिर हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशनाइजिंग एग्रीकल्चर की. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो IT सेक्टर है वो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रो करने के लिए कैसे हेल्प कर सकता है. तो सबसे पहले इंडिया में इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर IT कैन disseminate information regarding emerging technologies, application prices, weather and soil condition for growing different crops. It can predict areas of food insecurity using appropriate information and software tools की भाई सॉफ्टवेयर और उसके ज़रिए इन लोगों को पहले ही पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है. एनेबलिंग प्रोएक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट और रिड्यूस एमरजेंसीज. इससे कि मैं या तो उसको प्रिवेंट कर सकता हूँ या तो फिर उसका जो डैमेज है उसको कम से कम कर सकता हूँ. इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन अचीविंग सब्सटेंशियल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड फूड सिक्योरिटीज़ इन 21st century. Experiments with IT and its application to rural development should be carried out in different parts of the India. अब आ जाते हैं हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग पे. ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ टेक्निक सच एज क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल. It is a whole system of farming that restores, maintains and enhances ecological balances. इसके अंदर मैं कोई भी टाइप का केमिकल, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स कुछ भी यूज़ नहीं करूँगा. ये प्योरली ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो की जाएगी. सबसे पहले इसके एडवांटेजेस क्या है? सो इकोनॉमिक बेनिफिट्स. ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफर्स मीन्स टू सब्सटीट्यूट कॉस्टलियर एग्रीकल्चरल इनपुट्स with locally produced cheaper organic inputs, generating good returns on investment. It generates income through international exports as इसकी डिमांड बाहर की कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा है. हेल्दियर फूड मिलता है आप लोगों को. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है क्योंकि कंपेयर टू नॉर्मल प्रोडक्शन जो नॉर्मल फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती है इसमें हमें लेबर्स थोड़े ज़्यादा चाहिए. और यहाँ तक कि एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्टेड रहेगा क्योंकि हम लोग कोई भी टाइप का केमिकल या फिर कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं. फिर आ जाते हैं चैलेंजेस इन ऑर्गेनिक फार्मिंग. पहला, लेस पॉपुलर. काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि इस टाइप की भी कोई चीज़ होती है. दूसरा, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. हमारे पास अभी भी एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं या फिर मार्केटिंग फैसिलिटीज़ नहीं है. Marketing facilities pose challenges for organic farming along with the need for appropriate agriculture policy to promote it. Low yield. अब कंपेयर करेंगे अगर हम लोग तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रोडक्शन होता है वो बाकी सारे सीड से थोड़ा कम रहता है. उसका जो यील्ड है पर हेक्टर वो बहुत ही कम रहता है. सो ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज़ अ लेसर यील्ड इन द इनिशियल ईयर्स कंपेयर टू मॉडर्न एग्रीकल्चरल फार्मिंग, making it difficult for small and marginal farmers to adopt to large scale production. उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी बहुत ही कम होती है कि कंपेयर करें बाकी के प्रोडक्ट्स से. अगर HYV सीड्स की बात करूं मैं उससे मैं ऑर्गेनिकली ग्रो किए हुए सीड्स के प्रोडक्ट की बात करूंगा
तो यहाँ पे उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो बहुत ही कम रहेगी। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हैज शॉर्टर सेल्फ लाइफ कंपेयर टू स्प्रेड प्रोड्यूस। लिमिटेड क्रॉप चॉइस कि मैं सारे टाइप ऑफ क्रॉप्स ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ टाइप ऑफ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये हो जाता है आपका चैलेंजेस इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, और इसी के साथ हमारा चैप्टर रूरल डेवलपमेंट ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।